हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। मैं हूं आपका दोस्त रितेश शर्मा। हमारा ऑनलाइन क्रैश कोर्स सेशन चल रहा है रिगार्डिंग टारगेट आईआईटी जेईई मेंस, नीट और हरियाणा पीजीटी स्क्रीनिंग केमिस्ट्री और केवीएस एनवीएस के स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ सकते हैं। दीज आर आल्सो मोस्ट वेलकम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फिनिश होने के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन लेकर आया हम की बार आपके सामने, और वो सेशन मेरा क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ टॉपिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब जितने टॉपिक्स मैं कवर करूंगा हर लेक्चर, मतलब पर लेक्चर, पर टॉपिक, पर क्वेश्चन, मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन बनेगा। और इसमें सबसे मेन थिंग क्या है, बट मेरा इंटेंशन क्या है इस सेशन को पिकअप करने का, ऑल द लेक्चर विल बी इंफॉर्मेटिव, पहली बात, और ऑल द नॉलेज बूस्टर, नॉलेज बूस्ट भी होगी आपकी, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे और आपको डेफिनेटली एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद कमांड होने के बाद फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी पूरी कमांड हो चुकी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर, पहला टॉपिक मैं पिकअप कर रहा हूं, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम रिगार्डिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। Revision of physical and inorganic chemistry by NDS sir, and this is day 20 lecture number 1. So let's start our lecture. देखिए स्टूडेंट्स, बोर्स मॉडल स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर टॉपिक नंबर 1 ऑफ द रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ द फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जितने टॉपिक उतने क्वेश्चन, ये सेशन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझ में आएगा। और देखना मेरे सामने अगर मैं 100 टॉपिक्स डिस्कस करूंगा आपके सामने रिवीजन और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, 100 टॉपिक्स का मतलब 100 क्वेश्चंस, और एक भी क्वेश्चन आपका जेईई मेंस और नीट के अंदर बचेगा नहीं जो आपसे ये लगे कि सर ये क्वेश्चन बाहर से आ गया। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में दो पोस्टुलेट सबसे स्टार्टिंग के लिखे मैंने। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन बता दो आपको, बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। बोर्स मॉडल के जितने भी पोस्टुलेट है ना, आपको पहली बात तो सारे क्लियर होने चाहिए। बोर्स मॉडल के सारे पोस्टुलेट, कई बार पता है ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है जेईई मेंस और नीट के अंदर कि बोर्स मॉडल की 4 पोस्टुलेट की 4 स्टेटमेंट दे रखी है आपको, और आपसे कहते कि आउट ऑफ दीज विच स्टेटमेंट आर रिगार्डिंग बोर्स पोस्टुलेट या विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोर्स मॉडल इज द फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो आपको बोर्स मॉडल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके हर पोस्टुलेट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक पिकअप किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात सुनिए। अब देखो, सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन्स, अब नोट्स ही बहुत अच्छे बन जाएंगे क्योंकि मैंने नोट्स के वे में लिखा है, कॉपी पे लेके लिख के नोट कर लीजिए इनको। The electrons are revolving around the nucleus in a fixed circular path। ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ के अंदर। मतलब अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या पुटअप होगा, अगर एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट किस साइंटिस्ट ने दिया था। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था बोर्स ने, नेल्स बोर ने, और नेल्स बोर को नोबेल प्राइज मिला हुआ इसके लिए। और ऑर्बिट को क्या क्या नाम देते हैं, सेल्स कहते हैं, स्टेशनरी एनर्जी लेवल कहते हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल कहते हैं, मेन एनर्जी लेवल कहते हैं, और क्वांटाइड एनर्जी लेवल कहते हैं। देखो कितने नाम है, किसी भी नाम से पूछ लिया जाए सबका एक ही नाम है, ऑर्बिट। अब पहली बात की पुटअप करता हूं, मैं आपको बताता हूं ऑर्बिट को स्टेशनरी एनर्जी लेवल या क्वांटाइड एनर्जी लेवल क्यों बोला गया। देखो बताता हूं कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। देखो पहली बात तो नोट करो, फिक्स का मतलब पता क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब तक एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ना, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ लगा रहा है सेकंड ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इलेक्ट्रॉन जब तक थर्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब if the electron is revolving around the same circular path around the nucleus, its energy will remain fixed। इसलिए प्रत्येक ऑर्बिट को फिक्स्ड एनर्जी लेवल बोला गया है, क्योंकि हर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, फिक्स है। मेन एनर्जी लेवल, क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स। जैसे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहा हो, Q इक्वल टू Ne पढ़ रखा है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट Q इक्वल टू Ne। भाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो फिक्स है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, फिक्स है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
अब n की वैल्यू 2 करोगे तो दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, n की वैल्यू 3 करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब हर बार एक इंटीजर बढ़ रहा है 1 2 3 4। लेकिन q की वैल्यू क्या रहेगी, क्वांटाइज फिक्स रहेगी, एक इलेक्ट्रॉन की है, दो इलेक्ट्रॉन की, मतलब चार्ज में डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा सेम। तो यही कॉन्सेप्ट ये है। क्वांटाइज का मतलब होता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है ना, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आ गई बात? इसलिए इनको स्टेशनरी एनर्जी लेवल पे लगा है। स्टेशनरी का मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहती है, पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर फिक्स रहती है। पहला पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। सेकंड समझ लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होती है, अराउंड द न्यूक्लियस और रेडियस के अलोंग होती है ना। भाई न्यूक्लियस से वो ऑर्बिट चक्कर लगा रहा है तो ऑर्बिट से अगर मैं न्यूक्लियस की तरफ आऊं तो रेडियस ही होगी, तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो क्या है, अराउंड द न्यूक्लियस अलोंग द रेडियस। ठीक है, अब रेडियस के अलोंग जो मोमेंटम होता है ना इलेक्ट्रॉन का, देखो मोमेंटम तो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, आपको पता है सबको। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, mv। लेकिन इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। फिजिक्स में आपने पढ़ रखा होगा लीनियर मोमेंटम। लेकिन एक टर्म और आती है एंगुलर मोमेंटम। क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होता है किसी एंगल के तहत, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं लेकिन रेडियस के लॉन्ग, तो अगर लीनियर मोमेंटम को मैं रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। ठीक है बात? तो केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन मिलेगी इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ चक्कर लगाने में, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने में, जिन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो एक कांस्टेंट क्वांटिटी h/2π के। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है ये, पोस्टुलेट बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनते हैं जेईई मेंस और नीट में, सुनिए। ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड, केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को परमिशन है इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाने में जिन इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल क्या होता है, m की वैल्यू 1 2 3 4 इंटीजर में लेनी है, तो mvr इज इक्वल टू nh/2π। mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब इससे देखो आप तीन चीजें निकाल सकते हो। m होता है इलेक्ट्रॉन का मास, v होती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, r होती है इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे चक्कर लगा रहा है उसकी रेडियस, n क्या है जो ऑर्बिट आप पता लगा रहे हो, फर्स्ट ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। h क्या है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.62 into 10⁻34 जूल सेकंड। h होता है, h को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं इसको। ये बातें आप नोट कर लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, और पाई तो आपको पता ही है। चलिए, तो ये हो गया mvr इज इक्वल टू nh/2π। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोस्टुलेट था किसका, बोर का। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं, देखो अगर इसके अंदर वेलोसिटी निकाले तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या आएगा, nh/2π, mr को नीचे ले गया है। ठीक है, देखो अगर आपको मान लो इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, पता होगा आपको, तो अगर रेडियस दे दी, मान लो आप सेकंड ऑर्बिट में निकाल रहे हो, थर्ड ऑर्बिट में निकाल रहे हो, रेडियस आपको गिवन है और h n की वैल्यू पता होगी कि कौन सा ऑर्बिट है, h क्या होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी। और वेलोसिटी निकालने का आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं। देखो वेलोसिटी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, वो आप लिख लेंगे, लिखो, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, कोई भी nth ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का एक फार्मूला होता है, एंड दैट फार्मूला इज इक्वल टू vn, इट इज इक्वल टू माइनस, फार्मूला क्या है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n। ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको बताता हूं, देखो क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आएंगे।
जैसे देखिए n की वैल्यू फिक्स है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट में तो उसकी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। देखो डायरेक्ट फार्मूला दे दिया, फर्स्ट ऑर्बिट में निकालोगे तो v1, सेकंड ऑर्बिट में निकालोगे तो v2, थर्ड ऑर्बिट में निकालोगे तो v3, और n की वैल्यू जो ऑर्बिट है n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट, 2 पुट करोगे तो सेकंड ऑर्बिट, 3 पुट करोगे तो थर्ड ऑर्बिट। ये डायरेक्ट फार्मूला बता दिया मैंने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने का, समझ में आ गई। तो 2.18 into 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन, और जेड याद आना ना एटॉमिक नंबर है, जेड क्या है यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एन क्या होते हैं एन, एन यहाँ पर क्या होगा अपना कौन सा ऑर्बिट है। तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेलोसिटी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आगे बढ़ते हैं, अगले और पोस्टुलेट देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, बोर्स मॉडल के दो पोस्टुलेट होने के बाद दिस इज द पोस्टुलेट नंबर 3। देखो ये भी बहुत ही फंडामेंटल है कि बोर्स के जितने पोस्टुलेट्स है ना उतने ही क्वेश्चंस भी हैं जेईई मेंस और नेट के अंदर, मतलब जितने पोस्टुलेट उतने क्वेश्चन, ठीक है। दो पोस्टुलेट हो गए, दोनों पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तीसरा पोस्टुलेट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर बता दूं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है nth ऑर्बिट में, nth का मतलब अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं तो फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 पुट करूं तो सेकंड ऑर्बिट में, 3 पुट करूं तो थर्ड ऑर्बिट में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में उसकी एनर्जी निकालनी हो तो उसके निकालने के 4 फार्मूले हैं। आपको दिख रहा होगा सर 4 फार्मूले लिखने की क्या जरूरत है, सबके अंदर देखो क्वांटिटी अलग अलग है, क्वांटिटी अलग अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर यूनिट के ऊपर बेस है, किस बेस पर क्वेश्चन एग्जामिनर मॉडिफाई करके पूछेगा आपको पजल करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी कि किस क्वेश्चन को किस सेंस में पूछा गया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं, पहली बात तो एक बार ध्यान रखना कि बोर्स मॉडल है ना, इट इज एप्लीकेबल फॉर द हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। सबसे पहली बात ये है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बच्चे गलती करते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम के अंदर पूछ लिया आपके लिए कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताओ, तो आप नहीं बताओगे क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन लाइक एटम नहीं है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के ऊपर एप्लीकेबल है, बोर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। अब हाइड्रोजन जैसे एटम कौन है, जैसे हीलियम पॉजिटिव है, लिथियम +2 है, बेरिलियम +3 है। अब देखो हीलियम +1 के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम +2 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और बेरिलियम +3 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब हाइड्रोजन में भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब बोर्स मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि बोर्स मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता है या फिर हाइड्रोजन के जैसे एटम। मतलब ये तीनों स्पीसीज है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि इन तीनों स्पीसीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है, इनकी जड़ की वैल्यू अलग अलग है। जड़ का मतलब प्रोटॉन होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलते हैं। देखो जड़ सब में अलग अलग हो सकता है, लेकिन n की वैल्यू सबके लिए 1 आएगी, क्योंकि सब में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और फर्स्ट एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है, n की वैल्यू 1 के अंदर, n की वैल्यू 1 होगी। अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम है तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आके रह जाएगा। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करना सीखिए आप। चलिए अब देखो, ये एनर्जी की वैल्यू आपको कब याद रखनी है, En होता है एनर्जी होता है nth ऑर्बिट 1312.6 Z²/n²। ये एनर्जी याद रखनी है आपको जब न्यूमेरिकल किलो जूल पर मोल के अंदर हो, किसमें हो, किलो जूल पर मोल। अब देखो किलो जूल पर मोल को जूल पर मोल अगर मैं बनाऊं, ध्यान से सुनना, किलो जूल पर मोल को अगर मैं जूल पर मोल बनाऊं तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किलो जूल को जूल बनाना है तो 1000 से, और ये क्या कर रखा है मैंने, ये आएगा जूल पर मोल में, किसमें आएगा, जूल पर मोल में, क्योंकि ये पॉइंट में 3 पॉइंट आगे ले गया 1.31। देखो 1.312 और 10 की पावर 3 ये होता है, और 10 की पावर 6 कर दिया, क्या हो गया, किलो जूल से क्या हो गया, जूल हो गया। ठीक है, तो अगर किलो जूल में आप क्वेश्चन आए तो आप ये फार्मूला यूटिलाइज करेंगे, -1312.6 किलो जूल पर मोल Z²/n²। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, देखना डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। और nth ऑर्बिट में निकालना हो -1.312 Z²/n², अगर जूल पर मोल में क्वेश्चन है तो। अगर ये सुनिए,
ये बड़ा आसान है, -2.18 इंटू 10 की पावर -18। ये देखो याद करने की ट्रिक है, यहाँ भी 18 है, यहाँ भी वैल्यू -18 है। तो अगर -2.18 इंटू 10 की पावर -8 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू लगानी है आपको जूल पर एटम। जब एनर्जी निकालनी हो जूल पर एटम, ठीक है, ये किलो जूल पर मोल, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए है ये भी, और ये क्या है 1 एटम के लिए। चलिए अब इसमें क्या है, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये जूल पर एटम और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन चारों फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा, ठीक है, ये चारों। और ये जो एनर्जी है ना, दिस एनर्जी इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टोटल एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी जो होती है ना, टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अब इनकी दोनों की वैल्यू बता देता हूं आपको। एक इलेक्ट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों को ऐड करके निकालते हैं टोटल एनर्जी। अब मैं इस दोनों के बीच में रिलेशनशिप बताता हूं और इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन टैकल करने हैं आपको, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम वीडियो सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब तक जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखो प्रॉब्लम सामने आपके देखी होगी कि ना हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, एक हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में है, उसकी एनर्जी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। देखो इसको करने के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्ट आए हुए हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे टैकल करने हैं आपको वो सीखिए। पहला है कि द एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, मतलब अभी बताया था मैंने हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज क्या होती है, उसके अगर nth ऑर्बिट के अंदर एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है nth ऑर्बिट के अंदर, तो फार्मूला है En = E1/n²। देखो प्रूव करके दिखाता हूं इसको। मान लो आपको एनर्जी निकालने का फार्मूला बताया था मैंने, जैसे मैंने ये फार्मूला लिख दिया -13.6 Z²/n², ठीक है, ये फार्मूला लिखा था मैंने। ये फार्मूला किसके लिए था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये फार्मूला था इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। चलो मान लीजिए चारों में से कोई भी एक फार्मूला पिकअप कर लिया मैंने। अब E1 उठाना है मेरे को, जैसे मेरे को सेकंड एनर्जी लेवल पे निकालना है, मतलब एनर्जी किसी भी nth ऑर्बिट पे निकालना है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, nth ऑर्बिट के लिए, ठीक है, तो En का फार्मूला क्या होगा, E1/n², ठीक है, लेकिन स्पीसीज क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ठीक है। जैसे मेरे को लिथियम +2 के लिए क्या निकालना है, लिथियम +2 के लिए निकालना है। अब लिथियम +2 के लिए आपके लिए n इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो 1 ही आएगी, क्योंकि ये सेम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है लिथियम +2, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 आएगी, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 आएगी तो इसमें n भी क्या आएगा, बोलिए, n यहां पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब यहां पर पुट कीजिए। अब यहां पर देखिए, मान लो मैं सेकंड लेवल की एनर्जी निकाल रहा हूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, nth लेवल की, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, E1/n², E1/n² फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जेड की वैल्यू क्या रहेगी यहां पर, देखिए क्या कह रहा था मैं, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन सबके लिए 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन सबके लिए क्या रहेगा, 1, जैसे हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कोई भी उसके लिए इलेक्ट्रॉन सबके लिए 1 रहेगा। अब यहाँ पर बात समझ में आती है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी लेवल को छोड़कर हाई एनर्जी लेवल पे जा रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये तो हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये हो गया सेकंड ऑर्बिट, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन करके यहाँ पर जा रहा है सेकंड ऑर्बिट में, तो सेकंड ऑर्बिट उस इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गई। अगर वो थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है, मान लो यहाँ जा रहा है n = 3 के अंदर, तो वो यहां से अगर यहां जाएगा तो उसके लिए वो क्या होगी, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी किसके अकॉर्डिंग आएगी भाई, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर। जैसे E2 अगर मैं निकाल रहा हूं, देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूं, यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूं, E1, तो Z की वैल्यू 1 होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, और n की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13.6,
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी आ जाएगी वैल्यू? देखो अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, क्योंकि जेड की वैल्यू और एन की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, पता है। अब E2 निकाल रहे हैं। E2 पता है क्या हो गया? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, तो क्या आएगी? E1/n²। तो यहां पर पुट करके देखिए ये कितना जाएगा? -13.6 और n की वैल्यू कितनी आएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 2 आएगी, तो 2 की वैल्यू 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो देखिए यहां पर कितना आ गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ना। देखो यही वैल्यू यहां पर दे रखी है कि हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब आपको देखो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में सेकंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर अगर आपको एनर्जी दे रखी है तो आपको सीधा काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाल सकते हो, डायरेक्ट फार्मूला बताते हैं आपको। चलिए अब कुछ 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक तो ये रही और थर्ड शॉर्ट ट्रिक ये रही, ये तीनों शॉर्ट ट्रिक लिख लीजिए। और डेल्टा ई पता है क्या है? डेल्टा ई होता है एनर्जी डिफरेंस। मान लो इलेक्ट्रॉन अपने फर्स्ट ऑर्बिट को छोड़कर सेकंड ऑर्बिट में जा रहा है, तो इसमें एनर्जी ले ली हमने E2, इसकी एनर्जी कितनी थी? E1। तो E2 - E1 जो करेंगे ना वो एनर्जी का डिफरेंस होता है, डेल्टा ई कहलाता है। वो क्या कहलाता है? डेल्टा ई, ठीक है। तो E2 - E1 करेंगे तो जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती है ना उनके लिए डेल्टा ई का निकालने का फार्मूला होता है डेल्टा ई फॉर द हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन के लिए डेल्टा ई मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर, ये ध्यान रखेंगे, मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। इसको यूटिलाइज करके भी आपको फार्मूले बनाने सिखाऊंगा, इसको यूटिलाइज करके भी आपको फार्मूले बनाने डायरेक्ट सिखाऊंगा कि डेल्टा ई की जो वैल्यू होती है हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए डेल्टा ई फॉर द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। और अगर ट्रांजिशन सेम है, तो अगर वो ट्रांजिशन सेम है मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, ठीक है। आप देखो और एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है टोटल एनर्जी निकालने का, टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज अगर सेम ऑर्बिट में निकाल रहे हैं तो किसमें निकाल रहे हैं? सेम ऑर्बिट में। तो देखो एक ही ऑर्बिट में निकाल रहे हैं टोटल एनर्जी। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होनी चाहिए। हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज का मतलब है जैसे अगर आपसे कहते अगर कोई इलेक्ट्रॉन लिथियम के केस में है, लिथियम +2 के केस में, और उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट में, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन लिथियम +2 का है उसकी एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट में। अब लिथियम +2 के लिए इलेक्ट्रॉन तो एक ही है तो n की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, लेकिन इसके लिए z की वैल्यू कितनी है? इसके लिए z की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो टोटल एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज अगर ऑर्बिट सेम हो, यहां पर मेंशन किया हुआ है अगर ऑर्बिट सेम हो तो n की वैल्यू सेम रहेगी, तो चेंज क्या करेगा? z की वैल्यू चेंज करेगी। तो इसका फार्मूला है, इस टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला है एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई द जेड स्क्वायर। इस फार्मूला से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये फार्मूला और ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये तीनों फार्मूले आप कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए। तीनों पे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर के अंदर, ठीक है। एक क्वेश्चन तो चले यही आ जाए कि एनर्जी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी क्या होती है? तो आप सीधा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हो गया n की वैल्यू 2 पुट कर दो, E2 निकालना है। और आपसे कह दे एनर्जी ऑफ द थर्ड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की निकालनी है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यहां वैल्यू कितनी जाएगी? E3 की वैल्यू यहां क्या कर देंगे? 3 का स्क्वायर यहां आ जाएगा 9, ठीक है। ऐसे करके आप पुट कर सकते हैं। तो आपको मैं सीधा सा शॉर्ट ट्रिक आपको बता दी। चलिए आपको इन शॉर्ट ट्रिक्स को इस्तेमाल करके क्वेश्चन का टैकल करना है। अब एक कुछ वैल्यू जो है जो आप नोट कर लीजिए जो बहुत जरूरी है, वो वैल्यूज क्या है? देखो अगर हाइड्रोजन लाइक एटम है तो फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है ना, अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए Z1 होता है, N1 होता है। तो अगर इसके मैं Z की वैल्यू 1 N की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो E1 कितना आएगा? ये आएगा। E2 की एनर्जी लिख लीजिए। E2 की एनर्जी क्या होती है? फार्मूला बताया था E1/n²। E1/n² क्या आएगा? E1 -13.6/n², 4 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर, ये E2 निकाल रहे हैं तो कितना आएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी प्रकार E3 निकालेंगे कितना आएगा? E3 निकालेंगे तो आ जाएगा E1/n², n का क्यूब आ जाएगा, n का क्यूब आ जाएगा, ध्यान रखना n का स्क्वायर है यहाँ पर, सॉरी n का स्क्वायर ही रहेगा,
यहाँ पर E3 निकाल रहे हैं, तो E3 निकाल रहे हैं तो -13.6/9 आ जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर पुट कर देंगे क्योंकि थर्ड ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए है, ये सेकंड ऑर्बिट के लिए है, ये थर्ड ऑर्बिट के लिए है। यहाँ पर कितनी वैल्यू जाएगी, एक बार वैल्यू लिख देते हैं आपको। यहाँ पर वैल्यू आएगी -1.51 और एक वैल्यू और आपको बता देता हूँ क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक वैल्यू बता देता हूँ E4 की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी -13.6 अपॉन n वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो ये वैल्यू रहेगी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए चारों वैल्यू आप नोट कर लीजिए, चारों वैल्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये आते हैं कि कई बार कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए सेकंड से फोर्थ ट्रांजिशन में गया है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट से, कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं E3 E4 E2 की वैल्यू बताओ, तो E4 पता है E2 पता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आंसर आ जाएगा। कई बार आपसे पूछ लेते हैं E3 E1 की वैल्यू बताओ, तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना आपको आना चाहिए। तो E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, ऐसे क्वेश्चंस को आप टैकल कर लेंगे डेफिनेटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ट्रिक आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि बहुत ही ब्यूटीफुल है, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे होते हैं। अब इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक हाइड्रोजन लाइक, अब इसका मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। क्वेश्चन को पढ़ते ही 10 सेकंड में आंसर निकल जाएगा इसका, अगर मैं आपको ट्रिक बता दूं इसके ऊपर। फंडामेंटल ट्रिक कौन सी लग रही है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी दे रखी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके सेम ऑर्बिट के लिए उसी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पहले फंडामेंटल से रिलेट कर देता हूं क्योंकि मेरा हमेशा कॉन्सेप्ट यही आता है कि क्वेश्चन के पिकअप करने के साथ साथ मैं फंडामेंटल बताता हूं ताकि उसका जैसा और क्वेश्चन इन फ्यूचर आ गया तो आप टैकल कर लोगे। ठीक है, देखो अभी मैंने बताया था किसी भी इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुनना, इनके बीच में आपस में रिलेशन ही बताऊंगा मैं आपकी, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने का फार्मूला होता है एनर्जी का 1/2 mv², ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका फार्मूला जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है 1/2 Ze²/r। ठीक है, 1/2 Ze²/r। अगर वो इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज E है, न्यूक्लियर चार्ज, और वो रेडियस का लॉन्ग चक्कर लगा है, तो ये फार्मूला आप याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 Ze²/r। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सुनो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -Ze²/r। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट नीट ने पूछा हुआ है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उसका चार्ज अगर E है, रेडियस अगर r है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बताइए। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है -Ze²/r, याद रखेंगे। देखो इसका फार्मूला है 1/2 Ze²/r और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -1/2 Ze²/r। अब देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, एक बार ध्यान से देखना। टोटल एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 Ze²/r। ठीक है, अब प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपकी ये रही, तो प्लस और माइनस Ze²/r। इतना आगे समझ में, ध्यान से समझिए स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। टोटल एनर्जी ऐड कर दी, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 Ze²/r, प्लस का साइन ये रहा, और फिर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -Ze²/r। अब देखो ये प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर कर दो सीधा, प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देखो ये वैल्यू 1/2 Ze²/r, ये है -Ze²/r, तो टोटल एनर्जी जो आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी -Ze²/r ही तो आएगी, -1/2 Ze²/r। कितने बच्चे एग्री करते हैं इस बात से, डेफिनेटली एग्री करेंगे। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला मिल गया हमें, टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला है -1/2 Ze²/r। आप देखो कितने ब्यूटीफुल 3 रिलेशनशिप निकलेगी आपसे, देखना ध्यान से। 3 रिलेशनशिप निकाल के लाता हूं। पहले आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखो ध्यान से एक बार। काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका फार्मूला है 1/2 Ze²/r, देख लिया। अब टोटल एनर्जी का फार्मूला देखो, टोटल एनर्जी का फार्मूला है -1/2 Ze²/r। देखो फिर से काइनेटिक एनर्जी है 1/2 Ze²/r और टोटल एनर्जी क्या है -1/2, बस माइनस साइन लग गया। इसका मतलब पता क्या हुआ, टोटल एनर्जी जो होती है ना
वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होती है, लेकिन माइनस साइन लगा दो। क्या लगा दो? माइनस साइन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, ये भी क्वेश्चन है। टोटल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी रिलेशन है। देखो काइनेटिक एनर्जी जो है 1/2 Z² और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -Z²। देखो अगर मैं इस माइनस साइन को पहले हटा दूं, देखो पोटेंशियल एनर्जी माइनस तो होती है, अगर इस माइनस साइन को मैं हटा दूं तो काइनेटिक एनर्जी देखो पोटेंशियल एनर्जी से हाफ होती है, या फिर मैं दूसरी सेंस में कहूं पोटेंशियल एनर्जी देखो काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है। पोटेंशियल एनर्जी तो Z² है और काइनेटिक एनर्जी 1/2 Z² है। ये आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे ऐसे कॉन्सेप्ट, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी Z² है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 Z² है। तो यहाँ पर रिलेशन लिख देता हूं मैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल होती है कि नहीं होती? डेफिनेटली होती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भाई साइन तो माइनस का आता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, तो यहां साइन क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला भी आप याद रखेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी देख के तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो ना, तो डेफिनेटली आपको फार्मूला मिल गया। चलिए अब एक पॉइंट और समझिए, अगर मैं सीधा बोलूं, अब देखो एक बात और सुनो, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? देखो एक रिलेशनशिप तो हो गई टोटल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी होती है, प्रूव कर दिया मैंने। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लेकिन माइनस साइन लगता है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी होती है -Z²/R, दिख रहा है? और टोटल एनर्जी देखो, टोटल एनर्जी -1/2 Z²/R। ठीक है, -1/2 Z²/R। देखो यहां भी साइन माइनस का आ रहा है, यहां भी साइन माइनस का आ रहा है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से भी क्या है? डबल है। पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से क्या है? डबल है, लेकिन साइन तो दोनों माइनस है ना, इसे माइनस था उसे माइनस था, तो यहां पर माइनस का साइन नहीं आएगा। तो एक तो रिलेशनशिप भी हो गई, समझ में आ गया? देखो कितना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आया समझ में आपको। देखो फिर से रिपीट कर देता हूं, देखो कुछ बच्चे पजल हो रहे होंगे, समझ लो। देखो टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 Z²/R। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला -Z²/R, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। तो बहुत दूसरी बात समझ में आ गई। अब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ो, देखो टोटल एनर्जी क्या आएगी? 1/2 Z²/R। यहाँ पे प्लस का साइन आएगा एक बार, तो प्लस माइनस करके माइनस हो गया, पोटेंशियल एनर्जी Z²/R। तो 1/2 Z²/R में से -Z²/R घटाएंगे तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी? -1/2 Z²/R। अब देखो टोटल एनर्जी तो कितनी है? -1/2 Z²/R, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 1/2 Z²/R। तो इसका मतलब टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन विद द माइनस साइन। हो गया समझ में? डेफिनेटली। चलिए अब टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? पोटेंशियल एनर्जी तो है -Z²/R और काइनेटिक एनर्जी 1/2, लेकिन इसमें माइनस साइन आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से डबल होती है, लेकिन विद द नेगेटिव साइन। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से क्या होती है? इक्वल होती है। तो यहां पर क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी भी टोटल एनर्जी के डबल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस आता है, दिख रहा है, और टोटल एनर्जी में भी माइनस आता है। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप नंबर 1 एंड दिस इज द रिलेशनशिप नंबर 2 एंड दिस इज द रिलेशनशिप नंबर 3। तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए, इसी के बेस पर आपका ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपको करके दिखाते हैं। समझ में आ गया? अरे आ गया क्या? अब देखो टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला आपको बताया था ना अभी मैं, वो फार्मूला लगा दो टोटल एनर्जी का। ये तो है क्वांटम मैकेनिकल फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को जोड़कर। अब टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या बताया था मैंने? याद करो। अरे ये था ना, देखो टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला क्या बताया था नीचे सर ने? टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला था -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बोलो था कि नहीं? यही था ना टोटल एनर्जी निकालने का फार्मूला। अब देखो मेरे भाई, देखो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही तो है। टोटल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, लेकिन साइन क्या है? नेगेटिव। साइन क्या है? नेगेटिव है ना। देखो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, लेकिन साइन क्या है? नेगेटिव। यहां भी साइन क्या है? नेगेटिव। देखो टोटल एनर्जी किसके बराबर है? पुट कर दो एक बार,
माइनस काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला निकाल के दिखा रहा हूं, कहीं नहीं मिलेगा आपको। टोटल एनर्जी किसके बराबर है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और यहां भी क्या है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। आगे समझ में क्लियर है। अब देखो यहां पर माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, बोलिए माइनस साइन से माइनस साइन कट गया, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला मिल गया ना आपको। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे फार्मूले निकाल दूंगा आपके सामने, आप कहोगे वास्तव में डेफिनेटली मजा आ गया। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मिल गया हमें 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब भूलना मत, ये फार्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये तो फर्स्ट ऑर्बिट की है, फर्स्ट ऑर्बिट में निकालोगे तो एन की वैल्यू 1 रखोगे, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट के अंदर उसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में निकालोगे तो एन की वैल्यू 2 रख के देखो, एन की वैल्यू 2। देखो अब आपको प्रूव करके दिखाओ, देखो ये तो आपने नोट कर लिया होगा, मैंने बोला था आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, आप नोट कर रहे होंगे। चलिए अब देखो ये तो किसकी निकली है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, ठीक है। तो अगर देखो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए निकालेंगे तो एन की वैल्यू 1 रखो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी 13.6, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जेड की वैल्यू 1 पुट करेंगे, ठीक है। तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही आएगा पर एटम। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं मैं सेकंड ऑर्बिट की। अब सेकंड ऑर्बिट का मीनिंग क्या होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं सेकंड ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, यहां सेकंड ऑर्बिट में है, तो फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है, तो इसके लिए ये सेकंड ऑर्बिट क्या है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अब सुनिए, काइनेटिक एनर्जी सेकंड ऑर्बिट में यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालते हैं तो कितनी आएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये तो रहेगी, लेकिन अपन फार्मूला क्या लग जाएगा नीचे एन स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो हो गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब देखो यही तो पूछा था मेरा भाई, देखो हाइड्रोजन लाइक एटम है, उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की लिख देता हूं यहाँ पे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी थी। काइनेटिक एनर्जी पूछी थी, क्या पूछी थी, काइनेटिक एनर्जी। भाई डायरेक्ट फार्मूला है ये रहा, क्या बोला था अभी कि टोटल एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। ये जो फार्मूले होते हैं ना, जो लिखी होती है वो होती है किसके अकॉर्डिंग, टोटल एनर्जी के अकॉर्डिंग। ये टोटल एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की, और आपसे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट, तो उसी एक्साइटेड स्टेट की पूछी है। सेम ऑर्बिट का मतलब समझ गए, उसी एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो टोटल एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल एनर्जी, इसका माइनस करो तो प्लस 3.4 आंसर आएगा। हो गया आंसर, कुछ भी नहीं है ना। कॉन्सेप्ट को समझोगे मेरे भाई बहुत ही पीजी हो जाएंगे, इजी पीजी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, फार्मूला ये टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, इस माइनस साइन को हटा दीजिए, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 1 रख दी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकंड ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू 2 रख दी, तो आंसर आता है +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये ऑप्शन मैच करता है फर्स्ट ऑप्शन से। ठीक है, क्लियर हो गया फंडामेंटल। तो मैं आपसे यही तो कह रहा था, मेरे साथ रहोगे तो भाई साहब बहुत कुछ सीख जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट रेट के साथ आता हूं। चाहिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट नंबर 4। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भाई साहब, जेई और नीट। जेई और नीट इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आपसे क्वेश्चन डिस्कस भी करूंगा। पहले समझिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, सेकंड ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, तो ये ऑर्बिट तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस क्या होगी, यहां से लेकर यहां तक इसकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस की निकालने का मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बताता हूं, सुनिए ध्यान से। अगर कोई इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी रेडियस निकालने का फार्मूला क्या है, रेडियस निकालने का फार्मूला है Rn = R1 n स्क्वायर अपॉन z। ठीक है, ये फार्मूला है, आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, इसको R1 कह दीजिए या RH कह दीजिए। क्या कह दीजिए, RH। RH पता है क्या होता है, RH होता है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम।
रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम पुट कर लीजिए, इसकी वैल्यू बता देता हूं। आर एच की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम समझते हो? एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम अगर पिकोमीटर में ले तो कितना हो जाएगा? आर एच हो जाएगा 52.9। इसको 2 पॉइंट पीछे ले गए तो एंगस्ट्रॉम 10⁻10 होता है और पिकोमीटर क्या होता है 10⁻12, तो इसको 52.9 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पिकोमीटर, क्योंकि पिकोमीटर में क्या होता है 10⁻12 मीटर। ये दोनों वैल्यू याद रखेंगे। और इसको एक इंपॉर्टेंट नाम देते हैं, इसको बोर्स रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बोर्स रेडियस। मतलब हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या होती है? 52.9 पिकोमीटर एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। ये बोर्स रेडियस पता है क्या होती है? रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। आपके सारे फंडामेंटल क्लियर कर दूंगा मैं। पहले ऑर्बिट की रेडियस है ये। और अब फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस पता है ना, तो nth ऑर्बिट में किसी में निकाल लो, सेकंड ऑर्बिट में निकाल लो, थर्ड ऑर्बिट में निकाल लो, किसी में निकाल लो। चलिए अब देखो आपको निकालना दिखाता हूं। ये तो हो गया रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर है। अब देखो ये डायरेक्ट फार्मूला आते हैं। तो आर एच, जैसे मेरे को सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है, तो R2 पुट कर देता हूं इसको मैं। तो इसका फार्मूला पता है कितना आएगा? इसका फार्मूला देखो, अगर Z की वैल्यू तो सेम रहेगी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, अगर वो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो क्या आएगा? आपका वैल्यू हो जाएगी 0.529 इंटू R2 निकाल रहे हैं तो n की वैल्यू 2 पुट करो तो n का स्क्वायर कितना आएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? R2 हो जाएगा हमारा, कम्स आउट टू बी 0.52 2.08 या 2.09 हो जाएगा, 2.09 पिकोमीटर एंगस्ट्रॉम आ जाएगी कुछ वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से आप वैल्यू पुट कर सकते हैं अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए है। तो अगर आपको nth ऑर्बिट के अंदर रेडियस निकालनी है और कैसे स्पीसीज हो? हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज हो, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो और ये भी कई बार पूछ लेते हैं जो आपका Rn है वो वैल्यू किसके बराबर होती है? R0 R1 n स्क्वायर अपॉन z के बराबर होती है, ठीक है। या फिर R जो n है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n स्क्वायर अपॉन z के, ठीक है, क्योंकि R1 तो क्या है? कांस्टेंट ही है फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम एग्जाम में डिस्कस करेंगे। रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम, ठीक है, और ये किसके बराबर आई है? देखो आपको निकाल के दिखाता हूं। ये आ गया आपको समझ में? चलिए इसको निकाल के दिखाता हूं आपको। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। देखो अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस निकाल रहे हो तो मैं पुट करके प्रूव करके दिखाता हूं। फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस वास्तव में RH होती है, प्रूव करके दिखाता हूं। देखो अगर आप R1 निकाल रहे हो, R1 का मतलब n की वैल्यू 1 रख दी, R1 का मतलब रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। अब फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अब मेरी बात बताइए, Z की वैल्यू 1 होगी हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए, और E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 1 है, तो n की वैल्यू भी क्या आएगी? 1, तो Z भी 1 और n भी 1, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी? RH के बराबर ही तो आएगी। तो प्रूव हो गया ना, हाइड्रोजन एटम की रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस होती है। और कितनी वैल्यू होती है इसकी? या तो 52.9 पिकोमीटर कह दो या 0.529 एंगस्ट्रॉम कह दो। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपके सामने लेकर आता हूं। देखिए फ्रेंड्स, दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और लेकर आए हैं जेईई मेंस और नीट की। द बोर्स रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1 दे रखी है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.530 एंगस्ट्रॉम दे रखी है। आपसे पूछ रहा है बट इन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यहां पर लिख दीजिए। पहले एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझते हो? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकंड ऑर्बिट। मतलब आपको फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस दे दी, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस पूछ रहा है। अभी बोला था आपको nth ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं तो फार्मूला क्या है? Rn इक्वल टू RH n स्क्वायर अपॉन Z। लेकिन एटम क्या है? हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम के लिए मेरे भाई Z की वैल्यू क्या होती है? 1, तो इसको तो 1 को हटा दीजिए, तो फार्मूला क्या आ गया? Rn इक्वल टू RH इंटू n स्क्वायर। और मैंने बोला था RH क्या होता है बताइए? RH होता है रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम की रेडियस क्या होती है? बोर्स रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट।
देखो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो बोर्स रेडियस दे रखी है, n की वैल्यू 1 का मतलब समझ गए, n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो RH कितना आएगा 0.13 स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब R2 की वैल्यू पूछ रहा है, और R2 की वैल्यू पुट करोगे तो n की जगह 2 पुट कर दीजिए, RH की वैल्यू उन्होंने दे दी 0.530 मल्टीप्लाई बाई n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, तो कितना आएगा ये 53, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2.12 एंगस्ट्रॉम आ गया, सीधा आंसर निकल गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इजी पीजी क्वेश्चन है। अगर ये पूछता, अब क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, अगर ये क्वेश्चन पूछता बोर्स रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी है, ये रेडियस है, आपसे कह दे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, आपसे पूछते सेकंड एक्साइटेड स्टेट के निकालो, किसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब सेकंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, थर्ड ऑर्बिट, करना कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू 3 पुट कर दो, क्या पुट कर दो 3 पुट कर दो, n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो R3 आएगा, और R3 पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, आंसर 9 से मल्टीप्लाई करके लिख दो वो आंसर हो जाएगा। बड़ा इजी पीजी क्वेश्चन है भाई, जो फंडामेंटल को समझ गए उसके लिए क्वेश्चन हलवा है, हलवा क्वेश्चन है। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये बताइए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है ना वो सेकंड बोर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसकी एनर्जी -328 किलो जूल पर मोल है, तो उसके पूछ रहे हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में चला जाए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी फोर्थ ऑर्बिट की। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर स्पेशल मेंशन किया हुआ है हाइड्रोजन एटम, अब हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है। अब देखो पहले एनर्जी का फार्मूला निकालो, अभी सर ने बताया था En एनर्जी, nth लेवल में एनर्जी निकालने का फार्मूला, ये En एनर्जी कौन सी होती है टोटल एनर्जी, ठीक है, और फार्मूला क्या था -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही आया था, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉरी ये आया था किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल आया था, ठीक है। चारों फार्मूले याद रख लेना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखो उन्होंने किलो जूल पर मोल की सेंस में क्वेश्चन पूछा है, तो हमें वही फार्मूले याद होना चाहिए जो किलो जूल पर मोल की सेंस में है। तो मैंने आपको 4 फार्मूले बताए थे, यूनिट के बेस पर 4 फार्मूले याद कर लेना, ठीक है। एक बार माइंड में आइज क्लोज करो और जल्दी से याद करो। देखो अगर क्वेश्चन आता है जूल पर मोल के सेंस में, तो कितना आंसर क्या था वो जूल पर मोल के सेंस में -1.312 इंटू 10⁶ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर मोल। अगर किलो जूल पर मोल के सेंस में आता है तो -1312 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की सेंस में आता है, किसकी सेंस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो फार्मूला क्या था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और जूल पर एटम की सेंस में आता है तो -2.18 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। याद रखेंगे चारों फॉर्मूले। चलिए ई है ये पता है हमें। अब कह रहा है सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है, ये मतलब आपको E2 की वैल्यू दे रखी है। सेकंड ऑर्बिट समझते हो, E2 की वैल्यू दे रखी है -328 किलो जूल पर मोल। पहले चेक करते हैं कि वास्तव में E2 की वैल्यू -328 किलो जूल पर मोल होती है नहीं होती? होती है भाई, देखो प्रूव करके दिखाता हूं। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी E2 कैसे निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। अगर हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू तो 1 होती है, जेड की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो 5, सेकंड ऑर्बिट में है तो 2, थर्ड ऑर्बिट में है तो 3, फोर्थ ऑर्बिट में है तो 4, ये वैल्यू पुट कर दो। तो हाइड्रोजन के लिए सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आएगी E2, और E2 का फॉर्मूला क्या बताया था E1/n²। अरे बोलो E1/n²। और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है मेरे भाई, यही तो होती है। देखो अगर E1 निकालना है आपको, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है -1312 किलो जूल पर मोल होती है। कारण क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n भी 1 होता है और हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू तो 1 है ही, तो n भी 1 जेड भी 1, तो कितना आएगा -1312। ठीक है, अब सेकंड ऑर्बिट की निकालनी तो डायरेक्ट फार्मूला सर ने बताया था, तो E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितनी दी -1312, और सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, तो -328 किलो जूल पर मोल आ गया कि नहीं आ गया? प्रूव हो गया कि नहीं हो गया भाई? बिल्कुल प्रूव हो गया। इसका मतलब आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल गया।
आपको कुछ भी नहीं करना भाई। देखो आपको करना क्या है, आपको E1 पता है, आपको E1 पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट के अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी वैल्यू सर ने बता रखी है -1312 किलो जूल पर मोल। कुछ भी नहीं सोचना। और पूछा क्या है मेरे भाई, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी पूछ रहा है, किसकी, फोर्थ ऑर्बिट की, तो डायरेक्ट कर दो ना। E4 का फॉर्मूला क्या बताया सर ने, E1/n की स्क्वायर, फंडामेंटल के लिए E1/n, n की वैल्यू सॉरी हाँ E1/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ये फार्मूला है ना, E1/n की वैल्यू n स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे फोर्थ ऑर्बिट के लिए, फोर्थ ऑर्बिट n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर पुट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, -1312/4 का स्क्वायर कितना होता है 16। इसको डिवाइड करके देख लीजिए आप कितना आता है, आंसर कितना आता है, देखो 13 16 128, 8 पे गया कितना बच गया 3, 16 दूनी 32, तो -82 आ गया आंसर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बड़ा ही इजी पीजी क्वेश्चन है भाई, समझ के चलोगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। बोर्ड्स मॉडल आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कि मैंने स्टार्टिंग से इनिशियल लेवल से शुरू करते करते आपको जेईई मेंस और नीट लेवल पर ले गया, तो इसके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, करके देख लेना ट्राई। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अब जेईई मेंस के अंदर, नीट के अंदर और भी जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं बोर्ड्स मॉडल के ऊपर, आप करके देख लीजिए, आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। एक वंडरफुल क्वेश्चन और लेता हूं, उसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलिए तीसरी का प्रॉब्लम, लास्ट प्रॉब्लम, इसके बाद लेक्चर को फिनिश करते हैं। देखो बड़े ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। देखो कितना फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन बताया नहीं मैंने, देखो the frequency of the radiation emitted when electron falls from n is equal to 4 to n is equal to 1। मतलब इलेक्ट्रॉन अपने फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है हाइड्रोजन एटम के केस में, तो आयनाइजेशन एनर्जी दे रखी है हाइड्रोजन एटम की 2.18 into 10⁻⁻18 जूल पर एटम। पहले आपको बता दूं आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है। और आपको एक बात और बता दूं, जैसे आपको पता होगा ना फार्मूला होता है ये कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, क्या फार्मूला बताया था अभी मैंने, En इज इक्वल टू -2.18 into 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम की सेंस में यही आता है, क्योंकि क्वेश्चन जूल पर एटम की सेंस में। और ये तो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की nth ऑर्बिट में। और आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला आप लिख लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी पता क्या होती है, वो जो टोटल एनर्जी आती है ना उसी का माइनस होता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, और टोटल एनर्जी ये En क्या है, टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी की नेगेटिव होती है। तो जो साइन आयनाइजेशन एनर्जी का आता है ना, तो मैं आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का सीधा फार्मूला बता देता हूं आपको, ये टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला और लिख लीजिए, पेपर में आ सकता है। आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला है -2 प्लस आएगा 2.18 गुणा 10⁻⁻18 Z²/n² जूल पर एटम। बस इतना सा फर्क है, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन मैंने हटा दिया, क्यों, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ द टोटल एनर्जी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, Z की वैल्यू क्या होती है 1। तो आयनाइजेशन एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए कैसे निकालोगे आप, Z की वैल्यू। अब अगर मैं कहता हूं, अगर आप ये निकाल रहे हो फॉर हाइड्रोजन एटम, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है, तो Z की वैल्यू तो 1 रहेगी, तो इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं, तो अपन n² आएगा फार्मूला। तो आपको मैं डायरेक्ट फार्मूला बता दूं, आपको एक डायरेक्ट फार्मूला और लिख लीजिए, ये फार्मूला भी नोट कर लीजिए आप कॉपी पेन लेके, वीडियो को रिमाइंड कर लिया करो, कई बार वीडियो को पॉज कर लिया करो अगर फार्मूला नोट करना हो तो, या बैक चले जाके कर लिया करो। देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एटम, चाहे वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो, ठीक है, इन सेम ऑर्बिट,
यहाँ पर ये बात स्पेशल मेंशन की है मैंने, देखो अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी हो किसी एटम की और वो एटम हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब है He पॉजिटिव हो, लिथियम +2 हो, बेरिलियम +2 हो, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही होना चाहिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, तभी उसको हाइड्रोजन लाइक एटम बोलेंगे। क्योंकि बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, नॉट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ई की वैल्यू 1 रहती है। तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में है, तो सेम ऑर्बिट के लिए केवल जेड ही तो वैरी करेगा, क्योंकि इसके लिए जेड कितना होता है 2, इसके लिए जेड कितना होता है 3, इसके लिए जेड कितना होता है 4। एन तो क्या रहेगा, एन सेम ऑर्बिट के लिए एन की वैल्यू सेम रहेगी। तो अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो किसी एटम के लिए, अगर वो एटम हाइड्रोजन के जैसा है, तो फार्मूला बता दूं आपको, आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फार्मूला है किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए। तो फार्मूला निकलेगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला नोट कर लीजिए आप, क्योंकि अगर ऑर्बिट सेम हो तो क्या हो, ऑर्बिट अगर सेम हो तो, ऑर्बिट अगर सेम होगा तो एन की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, एन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। वेरी क्या करेगा, केवल जेड वेरी करेगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी बताई थी मैंने अभी, क्या होती है, कितनी होती है, 2.18 × 10⁻⁸ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। जेड और एन की वैल्यू 1 होती है तो वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है, 2.18 × 10⁻⁸ जूल पर एटम, ये एनर्जी आएगी। ये यूनिट अपनी चेंज कर लेना अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा अकॉर्डिंग, और जेड की वैल्यू आप पुट कर देंगे जो एटम आपको पूछा जाए। ठीक है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं डेफिनेटली, बहुत ही इजी पीजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो पता आपको कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट में ये होती है। ठीक है, अब आपको सुनिए, क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। भाई फ्रीक्वेंसी बताता हूँ, पहले आपको फंडामेंटल समझाता हूँ। तो बोर्स का एक पांचवा पोस्टुलेट हमारा रह गया है कि देखो एंड इलेक्ट्रॉन जब तक सेम ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कब चेंज करेगी, जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट के अंदर मूव करेगा, ट्रांजिशन करेगा। मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये बात चल रही है, ये n की वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये n की वैल्यू 3 है, ये n की वैल्यू 4 है। हाइड्रोजन एटम के केस में वैसे तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में कहां पर होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, लेकिन अगर एक्साइट होकर कहां चला गया, वो फोर्थ ऑर्बिट में चला गया, यहां पर है वो इलेक्ट्रॉन। तो अगर फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है तो एनर्जी को मीट करेगा, क्योंकि सबसे पहले न्यूक्लियस के पास होता है लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, इससे आगे होता है हायर एनर्जी, उससे होता है और हायर, उससे होता है और हायर। तो ये बात अपने कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट कर लो। वो कॉन्सेप्ट क्या है मेरे भाई, देखो एक नीचे एक ऊपर, नीचे वाला एनर्जी लेवल होता है H1 E1, इसकी एनर्जी कम है, E2 वाले की एनर्जी ज्यादा है। ये तो हो गया हायर एनर्जी लेवल HEL, इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल LEL। अब एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से जब हायर एनर्जी लेवल में जाता है तब तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ध्यान रखना इस प्रोसेस में तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है मेरे भाई, क्योंकि लो से हाई में जाना है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। और हाई से जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। तो लो हाई से लो में जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, लो से हाई में जाएगा तो ऑब्जर्व करेगा, और हाई से लो में आएगा तो एनर्जी को इमिट करेगा, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, अब हमें कैसे पता चलेगा कि सर कितनी एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है, कितनी एनर्जी इमिट हो रही है, वो डिपेंड करेगा एनर्जी डिफरेंस पे, E2 - E1 यानी कि डेल्टा E। अगर मैं कह दूं स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है E1 की, और इसकी लेवल की एनर्जी 17 किलो जूल है, तो इस लेवल से इस लेवल तक जाने में कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, 7 किलो जूल, क्योंकि ये पहुंच गया। अब ये 7 किलो जूल क्या है, 17 - 10 ही तो है। अब आपको इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो उसको 17 से 10 पे आना है, तो कितनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, 7 किलो जूल। तो कितनी एनर्जी लूज होती है, कितनी एनर्जी गेन होती है, वो दोनों एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है डेल्टा E, उसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना,
वो एच न्यू के बराबर होती है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की फ्रीक्वेंसी के। इसको प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी में बताया गया था। और आपको एक बात और बता दूं, बोर्स का जो पूरा मॉडल है ना, वो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस है। वो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है। प्लैंक्स ने ये कहा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाए या हाई से लो में आए तो एनर्जी को इमिट करेगा या अब्जॉर्ब करेगा, लेकिन जो एनर्जी होगी इमिटेड और अब्जॉर्ब वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट के डायरेक्टली। अब इस साइन को हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट क्वांटिटी क्या आएगी, h, और h को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर डेल्टा ई का जो फार्मूला बनता है ना, डेल्टा ई का फार्मूला बनता है h न्यू। क्या बनता है, h न्यू। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फार्मूला क्या हो गया, डेल्टा ई अपॉन h। इस फार्मूले को बोलते हैं मेरे भाई बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। लिख लो, बोर्स ने फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला सिखाया था एक, कि फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो दो लेवल के बीच की एनर्जी यानी कि डेल्टा ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस लेवल से किस में आ रहा है या किस लेवल से किस में जा रहा है, उन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो डेल्टा ई, और उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब देखो मेरे भाई, इस फार्मूला में फ्रीक्वेंसी पूछी है और इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, चौथे से फर्स्ट में जा रहा है, तो कर दो ना, डेल्टा ई निकाल लो, डेल्टा ई निकाल लो और डेल्टा ई निकाल के एच से डिवाइड कर देना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया डेफिनेटली। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बोर्स ने कहा था कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली इन दैट केस व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आता है, और चेंज कितने बराबर आएगा, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल्स। ठीक है, चलिए अब देखो फोर्थ से फर्स्ट में जा रहा है तो डेल्टा ई क्या आएगा मेरे भाई, डेल्टा ई आएगा E4 माइनस E1। बोलो मानते हो कि नहीं मानते इस बात को, डेफिनेटली मानोगे, क्योंकि फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है तो E4 में से E1 घटा दूं मैं, डेल्टा ई निकल जाएगा। ठीक है, और मेरे को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फार्मूला क्या बताया था अभी सर ने, डेल्टा ई अपॉन एच। तो मेरे को करना क्या है, E4 माइनस E1 में से एच को डिवाइड करना है, तो मेरा ये टारगेट है। ठीक है, तो पहले E4 E1 की वैल्यू पुट कर देता हूं, एच से डिवाइड कर देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। चलिए ये हमारा टारगेट हो गया। चलिए अब E1 निकालते हैं। देखो n की वैल्यू 1 पुट करो, पहले n की वैल्यू 4 पुट करो, आप पहले डेल्टा ई निकालो, यानी कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, तो डेल्टा ई अपॉन एच। तो डेल्टा ई का फार्मूला क्या आएगा, E4 माइनस E1 अपॉन एच। पहले E4 की वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू 4 पुट करो, यहाँ पर कितना आएगा, माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18। जब हाइड्रोजन एटम के लिए 1 नहीं रहेगा, यहाँ पर कितना आएगा, n की वैल्यू 16 आएगी डेफिनेटली। चलिए और या फिर क्या कर देंगे, E4 माइनस E1, यहाँ पर साइन किसका आएगा, माइनस का, और E1 की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1.8282 10 टू पावर माइनस 18, और n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू तो 1 रहेगी, n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। ऐसे बनकर समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर एक चीज कॉमन है 2.18, यहां पर माइनस माइनस प्लस करते हैं एक बार। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, हो जाएगा ये क्वेश्चन। इजी था, इजी पीजी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बस कैलकुलेशन बच रही है। क्या बच रही है, कैलकुलेशन। बस n की वैल्यू हमने पुट करी थी और डिवाइडेड बाई, पूरा डिवाइड करेंगे, ये E4 माइनस E1 हो गया, डिवाइड बाई h। h की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की 6.62 टू 10 टू पावर माइनस 34। ठीक है, पुट करते हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, माइनस 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 18। इसमें तो नीचे कॉमन आ गया 1/16, क्या कॉमन आ गया 1/16। अब देखो एक बार इसको माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, हो गया माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस और अपॉन 1। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, सोल्व करिए कितना आएगा देखो, और डिवाइड बाई कितना है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस 34। ये क्या आ रहा था हमारा, फ्रीक्वेंसी निकालने का फार्मूला चल रहा है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, चलिए अब लास्ट कर लेते हैं, माइनस 1.28 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, ये ऊपर कितना आया 1 माइनस 16 हो गया।
और डिवाइड बाई 6.62 टू 10⁻⁻34। अब लास्ट बच गया। देखो 1 - 16 क्या होता है, -15, -15/16। अब यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना आया, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाई 15/16 एंड डिवाइडेड बाई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और इसका आंसर फाइनल फार्मूला हमारे पास निकल कर आएगा 3.08 इंटू 10⁻15। ठीक है, ये फाइनल फार्मूला निकल कर आएगा और ये क्या होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। हमारा जो वंडरफुल कॉन्सेप्ट है आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, और सारे अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो भाई साहब हिंदी हो जाएगी आपकी। और हिंदी से याद आया मेरे भाई, एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक अपील है, एक अनुरोध है आपके साथ, ध्यान से सुनिए। कल मैं एक वीडियो लेक्चर देख रहा था एक सर के, उनका नाम है JP शर्मा। ठीक है, उनका एक यूट्यूब चैनल है समाधान हिंदी विमर्श के नाम से। किस नाम से, समाधान हिंदी विमर्श के नाम से एक यूट्यूब चैनल है। देखो मैं किसी यूट्यूब चैनल को किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी अगर KVS NVS की किसी कंपटीशन टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे भी केमिस्ट्री के अलावा कुछ और पढ़ना पड़ता है। तो केमिस्ट्री तो मुझे आती है, हिंदी अगर मैं पढ़ रहा था तो मुझे देखते देखते सामने मेरे चैनल आया समाधान हिंदी विमर्श के नाम से। तो मैंने वहां पर सर का कारक का एक टॉपिक पढ़ लिया और मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मजा आया, बहुत ही आनंद के साथ समझ में आया। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके समझाया हुआ था। उन सर का नाम है JP शर्मा, उनके चैनल का नाम है समाधान हिंदी विमर्श। ठीक है, एक बार उनके यूट्यूब चैनल को जाकर सर्च कीजिए और आपको लेक्चर देखने हैं। देखो हिंदी में आपको मार्क्स लाने हैं। देखो किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओगे, चाहे KVS हो, NVS हो, चाहे वो आपका रहना PGT स्क्रीनिंग का एग्जाम हो, मतलब एनी ऑफ द स्टेट लेवल और कंपटीशन लेवल का कोई भी एग्जाम अगर आप दोगे तो आपको हिंदी सबसे मान्य होती है। कई बार एक नंबर से भी कंपटीशन टेस्ट रह जाते हैं। तो मेरे भाई JP शर्मा नाम के टीचर हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं हिंदी। मैंने आपको पर्सनली आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि समाधान हिंदी विमर्श के नाम से चैनल है। ठीक है, और आप उनको ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, समाधान हिंदी विमर्श, समाधान हिंदी विमर्श। तो हैशटैग लगाकर SHV करके आप उनको सर्च कर सकते हैं और हैशटैग JP सर के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आपको सारे लेक्चर्स उनके मिल जाएंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्चर है। एक तो ये मैं ये नहीं कह रहा आप उनके सारे लेक्चर देख लीजिए, लेकिन रूटीन बनाकर एक एक लेक्चर भी डेली देखोगे तो सारे हिंदी के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और देखते ही देखते केमिस्ट्री के साथ साथ आपकी हिंदी की भी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी कंपटीशन टेस्ट के लिए। ठीक है, डेली एक एक टॉपिक भी आप पिकअप करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगर आप मुझ में बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली, अगर नितेश सर सजेस्ट कर रहे हैं, आपके NDS सर सजेस्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो टीचर भी अच्छा ही पढ़ाते हैं, मुझसे भी फार बेटर पढ़ाते हैं, मुझे इतना लगता है। क्योंकि एक्सप्लेनेशन और उनका पढ़ाने का जो तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भाग है, मेरे मन को भाया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। समाधान हिंदी विमर्श के नाम से चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंट लिसनिंग। अगले लेक्चर मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ और नए आयाम के साथ मिलते हैं।